हिम आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो कल हमारा थोड़ा सा रह गया था टॉपिक, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। कल जो मैं बात करी थी, एक हमारे पास जो हार्मोन है, मैंने पैराथायरॉयड हार्मोन से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था इसका एक छोटा भाई होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटिव पेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। वो जो हार्मोन है वो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज नहीं होता। ये जो है रिलीज कहाँ से होता है? ये हमारे पास मैलिग्नेंसी से रिलीज होता है, जो कि या रीनल सेल कार्सिनोमा या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इनमें से रिलीज होता है, ठीक है। रिलीज फ्रॉम द मैलिग्नेंसीज, ठीक है। ठीक है। ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो होता है वो लंग का कैंसर है। थायराइड हार्मोन रिलेटिव पेप्टाइड ये रिलीज करते हैं, ठीक है। ये भी और ये भी। अभी एक बंदा है, उसके गुर्दे खराब है, CKD, ठीक है। वन तो फिर क्या करती है? खराब किडनी पर एक ये एंजाइम रिलीज करता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अभी किडनी का काम होता है कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करना। कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो किडनी खराब है तो किडनी का काम है फॉस्फेट को बॉडी से बाहर निकालना। तो जब हमारे पास किडनी खराब होगी तो फॉस्फेट क्या निकल सकता है बॉडी से बाहर? नो। तो क्या होगा? हमारी बॉडी में फॉस्फेट ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा किडनी की वजह से क्या होगा? अगर किडनी के मसले होंगे तो विटामिन डी भी नहीं बनेगा, विटामिन डी की फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम, फॉस्फेट ज़्यादा, विटामिन D3 कम, तो इन तीनों कंडीशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पैराथायरॉयड हार्मोन कब रिलीज होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन की रिलीज होने की शराइत ही यही है कि कैल्शियम को कम होना चाहिए, विटामिन डी को भी कम होना चाहिए, और उसके अलावा फॉस्फेट को बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो अभी ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। लेकिन क्या ये प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, या सेकेंडरी? अभी आप देखिए, मसला पीटीएच में नहीं था, मसला जो था पीटीएच ग्लैंड में नहीं था, मसला किडनी में था, ठीक है। अभी किडनी के मसले की वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी। ठीक है। यानी कि CKD की वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुआ, लेकिन इस हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी। क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन अगर डायरेक्टली उसका ग्लैंड खराब हो जाए तब हम उसको प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म कहेंगे, डायरेक्टली पीटीएच में प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन अगर किसी और ऑर्गन की वजह से पीटीएच ज़्यादा या कम हो रहा हो तो वो कौन सा होता है? वो सेकेंडरी हाइपर, यानी किसी दूसरे का फसाद आपके घर में आ रहा है, ठीक है। तो आपके अपने घर में ठीक था, मसला नहीं था, लेकिन कोई और आपके घर में फसाद ला रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ? आप में मसले हो गए हैं, तो ये क्या होता है? ये सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है। अभी आपने CKD का याद रखना कि ये किस तरह से हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ये हर क्वेश्चन में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है हमारे पास? रेगुलेशन कैसे होती है? जब कैल्शियम हमारे पास क्या होगा? सीरम कैल्शियम कम होगा, ठीक है।
तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका सीरम फॉस्फेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी हमारे पास पीटीएच क्या है, ज़्यादा हो गया। इसके अलावा अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ज़्यादा, मैग्नीशियम अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास मैग्नीशियम थोड़ा सा कम हुआ, नॉट टू मच, तब पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। ये दो अलग अलग है। एक है कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, तब हमारे पास पीटीएच क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम थोड़ा सा कम हुआ तो पीटीएच ज़्यादा हो जाएगा। आपने इसको याद रखना है। ये पीटीए जो है फर्स्ट एड के 338 में। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती, आप लोग मुझे बता दिया करें, ठीक है। अभी अगले टॉपिक पे आते हैं, कैल्सीटोनिन। अभी हमारे गले में जो है ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, फॉलिक्यूलर सेल, पैराफॉलिक्यूलर सेल। पैराफॉलिक्यूलर सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसको कहते हैं कैल्सीटोनिन। इसको क्या कहते हैं, सी सेल भी कहते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, T3 and T4, ठीक है। कैल्शियम अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एक मिनट, अभी आपने ये याद रखना है, कैल्शियम अगर ज़्यादा होगा, सीरम कैल्शियम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हमारे पास कैल्शियम हमारी बॉडी में कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा। अभी अभी हमने पढ़ा कैल्शियम कम होना रेगुलेट करता है पैराथायराइड हार्मोन को। अभी कैल्सीटोनिन के क्या फंक्शन है, डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। कैल्सीटोनिन इज अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट टू व्हाट, अपोजिट टू पैराथायराइड हार्मोन। यानी कि इसका कैल्शियम ज़्यादा होगा तब ये प्रोड्यूस होगा, इसमें जब कैल्शियम कम होगा तब ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी एक और इसमें फ़र्क है कि ये ऑस्टियो जो है, ये जो बोन का है, ये बोन की रिजॉर्प्शन कम करता है, ठीक है। बोन रिजॉर्प्शन को ये कम करता है और ये क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन को ज़्यादा करता है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा है, सही है। बोन तोड़ने वाले सेल को जो बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं, तो उसका नाम क्या है, ओस्टियोक्लास्ट। तो हमारी बॉडी में एक ही ऐसा हार्मोन है जो कि इस ओस्टियोक्लास्ट को इनहेबिट कर सकता है, उसका नाम क्या है, वन एंड ओनली कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, ओके। ये इसको, तो बोन रिजॉर्प्शन क्या हो जाएगी, बोन रिजॉर्प्शन नहीं होगी, और इसकी डिटेल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर है, MSK में हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी जो अगला टॉपिक है वो है अबाउट ग्लूकागॉन। आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस जो है, जस्ट ऑफ लेंगरहैंस,
ये कहाँ पे होते हैं? ये पेंक्रियाज में होते हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है। इसके फिर क्या है, इसमें कितने किस्म के सेल होते हैं? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, ठीक है। जो अल्फा सेल है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकागॉन। जो बीटा सेल होता है वो ज़माने का मशहूर, जो हमने हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है? इंसुलिन, वो प्रोड्यूस करता है। और जो डेल्टा है ये आपको कभी नहीं भूलेगा, ये वो शटडाउन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको हमने क्या नाम दिया था? सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ग्लूकागॉन अब क्या करता है? ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अभी ये क्या करता है? अभी ग्लूकागॉन ने ये किया तो हमारी बॉडी में एक चीज होती है जिसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिन। ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा स्टोर हो जाए तो वो ग्लाइकोजिन बनता है, ठीक है। तो जब हमारे पास ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाए और जब ये हमें उसकी नीड हो, हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो, तो ये जो ग्लूकागॉन है वो हमारे पास आता है और जो ग्लाइकोजिन है उसकी लिसिस करता है, ठीक है। जब ये टूट जाएगा, ये देखिए ना, इस तरह ब्रिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होते हैं इसके पास, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म में होते हैं। अभी जब भी इस पर ग्लूकागॉन ने एक्ट किया ना, इस पर ग्लूकागॉन ने एक्ट किया, जब ग्लूकागॉन ने एक्ट किया तो ये ब्रिक जो है, जितनी नीड होगी, एक ब्रिक की नीड है, 2 की है, 3 की है, उसी तरह ये अलग होते जाएंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स ग्लूकोज, ठीक है। तो फिर हमारी बॉडी में जब भी नीड होगी तो इस तरह से ग्लूकागॉन एक्ट करेगा ग्लाइकोजिन पे, और ये सारे का सारा क्या है? ग्लाइकोजिन है, ठीक है। तो इस पे एक्ट किया ग्लाइकोजिन ने और हमारी जो एनर्जी की ज़रूरत थी वो पूरी हो गई। और एक जो कंसेप्ट होता है, ये तो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज आ गया ना, ठीक है। एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस फिर अलग कंसेप्ट है। उसमें फिर क्या होता है, जब हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है, उससे भी ग्लूकोज को बनाता है। ग्लूकोज फॉर्मेशन बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ओके। तो ये जो ग्लूकागॉन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, इसके अलावा लिपोलिसिस को इंक्रीज करता है। लाइपोलाइसिस या लिपोलिसिस जो भी इसको कहते हैं, उसको भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इन तीनों चीज़ों का इफेक्ट क्या होगा? ग्लूकागॉन ने क्या किया? ओवरऑल ग्लूकोज को इंक्रीज किया बॉडी में, ठीक है। अभी ग्लूकागॉन की रेगुलेशन कैसे होती है? अभी अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। अभी जब शुगर लो हो जाती है, लो शुगर, अभी लो शुगर हम किस लेवल में कहते हैं कि कितनी हो शुगर उसकी, कितने शुगर को हम लो शुगर कहेंगे? फिफ्टी फाइव से कम हो, ठीक है, 55। और जो बच्चों में अगर 45 से कम हो जाए उसको क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है।
हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब कि एडल्ट में 55 से अगर कम हो शुगर और बच्चों में 45 से अगर कम हो शुगर, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से रेगुलेशन होती है किसकी, ग्लूकागॉन की, ग्लूकागॉन। ठीक है, बॉडी में तो ग्लूकागॉन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो वेट अ मिनट, मैं इसके बाद का टॉपिक देखती हूँ, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाना है। अभी शुगर की वैल्यूज के बारे में बताती हूँ। एक होता है रैंडम ब्लड शुगर, ये कितनी होनी चाहिए, 200, ये नॉर्मल है। अगर 8 घंटे कुछ भी मीठा नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते, उसको फिर क्या कहते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज। इसको कितनी होनी चाहिए, हाँ 100 से कम होनी चाहिए। ये भी नॉर्मल होती है। आ, नहीं, फास्टिंग वाली तो 100 से कम होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, रुकिए, ठीक है, फास्टिंग कितनी, 8 आवर्स तक कम से कम आपने कुछ ना खाया हो। ठीक है, 8 आवर्स तक कम से कम कुछ ना खाया हो। ये भी, इसको भी नॉर्मल कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको कैल्शियम होम्योस्टेसिस पढ़ाऊंगी। आई थिंक यहाँ तक आप देखें, इसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में मैंने आप लोगों को एक तो कवर करवाया यहाँ से। ठीक है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटिव पेप्टाइड क्या होते हैं, मैंने कहा ये सेम लाइक पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है, लेकिन जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड है ये हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशन लाइक मेलिग्नेंसीज में हमारी बॉडी में रिलीज होता है। किस किस मेलिग्नेंसी में ये रिलीज हो सकता है, वन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, अदर इज रीनल सेल कार्सिनोमा। अभी जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये लंग में होता है। ठीक है, लंग के कैंसर को कहते हैं। फिर और जो रीनल सेल कार्सिनोमा है वो क्या है, वो रीनल यानी कि किडनी का है। ये दोनों जो होते हैं इससे रिलीज होगा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटिव पेप्टाइड। इसके बाद हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि CKD किस तरह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉज कर सकता है, क्या क्या रीज़न होती है इसकी। तो मैंने कहा कि हमारे पास CKD जो होता है ये हमारी बॉडी में किडनी जो है उसको उसमें मसला आ जाता है, तो जब किडनी में प्रॉब्लम आएगी तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इसके अलावा जो फॉस्फेट है वो बॉडी से रिलीज नहीं, एक्सक्रीट नहीं होगा, और इसके अलावा विटामिन D3 भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी सारी चीज़ें कहाँ पे बन रही थी, किडनी में बन रही थी। ठीक है, जब किडनी में इम्पेयरमेंट आ गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके मसले हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था ये तीनों चीज़ें रेगुलेट करती हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के रिलीज को। ठीक है, जब ये कम हो जाएगी, इसमें से कैल्शियम और विटामिन D अगर कम हो जाएगा और फॉस्फेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा। जब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता जाएगा। क्योंकि ये मसले किडनी में आ रहे हैं, जितना भी ये खुद को पैराथायरॉयड हार्मोन जितना भी रिलीज कर ले तब भी हमारे पास फॉस्फेट की रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगी क्योंकि किडनी खराब है। ठीक है, तो मजीद बढ़ता जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन पे, मजीद लोड आएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता जाएगा, लेकिन
जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं, फिर भी हमारे पास कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन नहीं हो सकती, तो बॉडी इसी को सेंस करेगा। मज़ीद कैल्शियम कम होगा, मज़ीद पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता जाएगा, लेकिन वहाँ पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जो है, इसको मैंने कहा था ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो मैंने कहा ये सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है। वाई? क्योंकि मैंने कहा पैराथायरॉयड हार्मोन में डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ग्लैंड में कोई मसला नहीं चल रहा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम डायरेक्टली उसके ग्लैंड में ना हो, कहीं और से जाके उस तक पहुंच की प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो सेकेंडरी मसला कहलाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम पैराथायरॉयड हार्मोन में नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम किडनी में है। किडनी की वजह से लोड पड़ रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन पे, इसी वजह से ये क्या है, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है। अभी रेगुलेशन मैंने कहा किस तरह से होती है, अगर सीरम कैल्शियम कम हो तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सीरम फॉस्फेट है वो ज़्यादा हो, तब भी पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैग्नीशियम अगर कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो, तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा, लेकिन अगर मैग्नीशियम थोड़ा सा कम हो तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने आपको कैल्सिटोनिन का कवर करवाया था। थायराइड ग्लैंड में 2 किस्म के सेल होते हैं, फॉलिक्यूलर एंड पैराफॉलिक्यूलर सेल। जो फॉलिक्यूलर सेल है वो T3 एंड T4 को रिलीज करता है, जो पैराफॉलिक्यूलर सेल है वो C सेल, इसको C सेल भी कहते हैं, इससे कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। कैल्सिटोनिन कब रिलीज होता है, जब ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाए, और जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कब रिलीज होता है, जब कैल्शियम कम हो जाए हमारे पास। इसके बाद जो कैल्सिटोनिन के फंक्शन है, मैंने कहा कि बोन की रिजॉर्प्शन को कम करता है। इसके अलावा जो पीटीएच था वो बोन की रिजॉर्प्शन को ज़्यादा करता था, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा बॉडी में एक ही हार्मोन है जो कि ऑस्टियोक्लास्ट को इनहेबिट करने की एबिलिटी रखता है, उसका नाम है कैल्सिटोनिन, ठीक है। और इसी की वजह से फिर क्या होगी, बोन की रिजॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। और इसकी मैंने कहा कंप्लीट डिटेल हम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर हमारे पास जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागोन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स में जो है उसमें सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। इसमें जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन रिलीज करेगा, जो बीटा सेल है वो इंसुलिन रिलीज करेगा, जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करेगा। जो ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है, और जो ग्लाइकोजिन है, ठीक है, अभी ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, मैंने कहा था जब ग्लूकोज स्टोर होता जाए हमारी बॉडी में, उस फॉर्म को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिन। जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगी, उसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, लेस देन 55 इन एडल्ट, लेस देन 45 इन चाइल्ड, ठीक है। जब हमारी बॉडी में ये कंडीशन होगी तो ग्लाइकोजिन क्या होगा, ग्लूकागोन ग्लाइकोजिन के पास जाएगा, कहेगा कि भाई आप अपने ग्लूकोज में से थोड़ा सा मुझे दे दो, तो ये अपनी जो ग्लूकोज है उसको तोड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ गया, तो इस तरह ग्लूकोज की क्या हो गई, जो कमी थी वो वापस उसकी कंपनसेशन हो गई। देन ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी करता है, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन करता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से। इसके अलावा लिपोलिसिस भी करता है, ठीक है। ये सारे मिलकर ग्लूकागोन का क्या इफेक्ट हुआ, इसने बॉडी में ग्लूकोज को ज़्यादा कर दिया। इसकी रेगुलेशन किसने की, हाइपोग्लाइसीमिया ने की। मैंने इसकी वैल्यूज़ बता दी आप लोगों को ऑलरेडी। और इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, ग्लूकागोन ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था शुगर वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए एज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो हमारे पास 2 किस्म के हम शुगर टेस्ट करवाते हैं, एक होती है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट और एक होती है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। जो फास्टिंग ग्लूकोज ब्लड शुगर टेस्ट होती है वो हमारे पास तकरीबन आप लोगों ने 8 आवर्स तक कोई मीठी चीज़ नहीं खाई होगी, कुछ भी नहीं खाया होगा, बिल्कुल आप फास्टिंग स्टेट में होंगे तकरीबन 8 घंटे। तब हमारे पास जो टेस्ट होता है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है। और जब हमारे पास जो आपने कुछ खाया पिया हो, तब आपने डाइट मतलब ली हो, खाना वगैरह खाया हो, तब आप जो शुगर टेस्ट लेते हैं वो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट है। जो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट है उसमें आपकी वैल्यू अगर 200 से कम हो तो आप नॉर्मल है, और अगर फास्टिंग शुगर में अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज 100 से कम हो या बाज़ों का तो 100 to 126 भी नॉर्मल कंसिडर की जाती है, ठीक है। सो आज का टॉपिक यहीं पे हम एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज़।